हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज वेदा पे। बात करेंगे आज फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स के बारे में। थोड़ा लेट हो गया है इस बार, मगर जितने भी करंट अफेयर्स मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं मुझे उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है BVR सुब्रमण्यम जी की। इनको अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ नीति आयोग। इन्होंने सक्सीड किया है परमेश्वरन अय्यर जी को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स मूव कर गए हैं और जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। 2 साल के लिए वर्ल्ड बैंक के एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर वो काम करेंगे। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग सर्व करता है एज अ अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है, एक नोडल एजेंसी है जिसका कि बेसिकली काम रहता है स्टेट्स के लिए इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद रहें। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 जनवरी 2015 को। ज्यूरिसडिक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है और हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। चेयरपर्सन इसके नरेंद्र मोदी जी हैं, जो कि प्रधानमंत्री होते हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्यूमा इंडिया नेम्ड इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत कौर इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो एक और प्यूमा ने ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त कर लिया है। इससे पहले इसके जो मतलब कि साइमल्टेनियसली मतलब और भी इसके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जैसे कि विराट कोहली जी हैं, फुटबॉल स्टार्स नेमर जूनियर हैं, सुनील छेत्री भी हैं। इसके अलावा बॉक्सर MC मैरी कॉम, क्रिकेटर हरलीन देओल और पैराशूटर अवनी खारा भी प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। बट हाल ही में जो नई नियुक्ति की गई है वो की गई है इंडियन कैप्टन हरमनप्रीत कौर जी की भी। ये भी पूरा साल प्यूमा के जितने भी ब्रांड्स हैं, वो चाहे फुटवेयर हों, अपैरल हों, एक्सेसरीज़ हों, इन सब ब्रांड्स को पूरा साल वो प्रमोट करेंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके द्वारा 30 जनवरी को बेस्ट कंटिजेंट और टैब्ल्यू जो है उसको अनाउंस कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने पंजाब रेजिमेंट का जो कंटिजेंट है उसको बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट जो है उसको बताया है। जो भी है इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं। इसकी लिस्ट यहाँ पे मैंने दी है आपके लिए। कैटेगरी एक साइड पे लिखी है और विनर्स एक साइड पे लिखे हुए हैं। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज, तीनों सर्विसेज में से जो सबसे बेस्ट कंटिजेंट है वो है पंजाब रेजिमेंट सेंटर कंटिजेंट। याद रखिएगा, पंजाब रेजिमेंट सेंटर कंटिजेंट जो है उसको बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट चुना गया है। अगर हम बात करें बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस, तो ये मिला है CRPF मार्चिंग कंटिजेंट को। अगर हम बात करें बेस्ट 3 टैब्ल्यूज़ स्टेट और यूटीज़ के लिए, तो सबसे पहला जो टैब्ल्यू के लिए मिला है सबसे बेस्ट जो है वो है उत्तराखंड का मानस खंड। सेकंड मिला है महाराष्ट्र 3.5 शक्तिपीठ एंड नारी शक्ति के लिए, और जो थर्ड मिला है वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या दीपोत्सव को मिला है। अगर हम बेस्ट टैब्ल्यू मिनिस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट की बात करें, पहला जो था वो स्टेट और यूटीज़ के लिए था, लेकिन अभी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट की बात करें इसमें बेस्ट टैब्ल्यू किसको मिला है, ये मिला है बेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स को ये मिला है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के लिए, याद रखिएगा। और अगर हम स्पेशल प्राइज़ की बात करें तो स्पेशल प्राइज़ मिला है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। और दूसरा जो स्पेशल प्राइज़ है वो मिला है वंदे भारतम डांस ग्रुप को, वंदे भारतम डांस ग्रुप को। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, एयर मार्शल AP सिंह टेक्स चार्ज एज वाइस चीफ ऑफ इंडियन फोर्स। AP सिंह जी जो हैं उन्होंने एज अ वाइस चीफ इंडियन एयरफोर्स में उनकी नियुक्ति हो गई है। इनके बारे में बात करेंगे, ये 1984 से सर्व कर रहे थे इंडियन एयरफोर्स को एज अ सेंट्रल एयर कमांड, ठीक है। और इन्होंने इस वक्त जो सक्सीड किया है वो एयर मार्शल संदीप सिंह जी को किया है।
इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको फाउंड किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, उस्मान ख्वाजा विंस इनॉग्रल शेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। उस्मान ख्वाजा जी जो हैं उन्होंने शेन वॉन मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो जीत लिया है। ये ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत ही फेमस क्रिकेटर के नाम पर है ये जो ऑनर है, और जिनका कि देहांत लास्ट ईयर हो गया था। इस अवार्ड को जीता है उस्मान ख्वाजा जी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो ये है नॉर्थ कोरिया के रिगार्डिंग। आपने सुना होगा अक्सर ही नॉर्थ कोरिया तरह तरह के जो मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट है वो करता रहता है। अभी इससे रिलेटेड यही न्यूज़ है कि इन्होंने लॉन्च की है हवासोंग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल। नॉर्थ कोरिया के द्वारा हवासोंग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है इसको लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी मतलब कि ये 1989 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो कवर कर सकती है। ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कोरियन सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी के द्वारा। नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है वो है प्योंगयांग। सुप्रीम लीडर यहाँ के जो हैं वो किम जोंग उन है और करेंसी वहाँ की जो है वो है नॉर्थ कोरियन वॉन। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, रणबीर कपूर विंस बेस्ट एक्टर एट द DPIFF अवार्ड्स 2023। तो रणबीर कपूर जी जो हैं उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। कहाँ पे ये मिला है? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स जो मुंबई में अनाउंस किए गए हैं, उसमें रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। किस फिल्म के लिए मिला है? इनको मिला है ब्रह्मास्त्र फिल्म जो थी पार्ट 1 शिवा करके, उस फिल्म के लिए इनको मिला है। इसके अलावा जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ फिल्म के लिए। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं इन दोनों को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है अलग अलग अपनी फिल्मों के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनको अवार्ड्स मिले हैं, जो इम्पॉर्टेंट है वो हम ध्यान में रखेंगे। बेस्ट फिल्म जो है उसके लिए अवार्ड मिला है द कश्मीर फाइल्स को। फिल्म ऑफ द ईयर जो है वो RRR को अवार्ड मिला है। मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर जो हैं वो ऋषभ शेट्टी जी को मिला है कंतारा मूवी के लिए, साउथ इंडियन फिल्म है ये। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर अवार्ड जो है वो वरुण धवन को मिला है उनकी फिल्म भेड़िया के लिए। क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो विद्या बालन जी को मिला है जलसा के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो R पालकी को मिला है चुप के लिए, चुप फिल्म है उनकी उसके लिए। अगर हम दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के बारे में बात करें तो इसको फाउंड किया गया था 2012 में और इस्टेब्लिश किया गया था इसको 2016 में। ठीक है, तो आगे जो लेगेसी है ढोंडीराज गोविंद फाल्के जी, जिनको कि फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है, उनके नाम पर ही ये जो अवार्ड्स हैं इनकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा इन सब अवार्ड विनर्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी जो है उन्होंने JDU को, जनता दल यूनाइटेड को क्विट कर दिया है और उन्होंने अपनी एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है ये, क्योंकि 2024 में जनरल इलेक्शन वापस होने वाले हैं बिहार में और उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं उनका जनता दल यूनाइटेड को छोड़ना उनके लिए मतलब कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जा रहा है। इन्होंने अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय लोक जनता दल। नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम बात करेंगे। अ रजिस्टर्ड पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी ओनली इफ़ इट फुलफिल्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। हमारे देश में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बट सारी जितनी भी पार्टीज़ हैं सबको हम नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं देते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर फुलफ़िल करती है कोई पार्टी तो ही उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश में इस वक्त कुल 8 पार्टीज़ हैं जो कि नेशनल पार्टीज़ जो मानी जाती हैं। कंडीशंस क्या क्या हैं एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर कोई जो पार्टी है वो लोकसभा में 2% सीटें हासिल कर लेती है, ठीक है, लगभग
3 अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये हुई। और दूसरी कंडीशन रहेगी, इसके अलावा जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि जो जब भी जनरल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के लिए, इसके अलावा जो विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उसमें वो पार्टी 6% वोट्स एटलीस्ट ले 4 स्टेट्स में कम से कम, प्लस उसके पास 4 लोकसभा की सीट्स भी होनी चाहिए। इसके अलावा जो थर्ड कंडीशन रहेगी वो ये रहेगी कि जो पार्टी है उसको कम से कम 4 स्टेट्स में स्टेट पार्टी जो है उसके तौर पे वो रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। एक बार हम एक क्विक लुक ले लेते हैं हमारे पास जो 8 नेशनल पार्टीज़ हैं उनके बारे में, ठीक है। सबसे पहली और जो पुरानी पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे कि हम आईएनसी कहते हैं। इसकी जो फाउंडेशन हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। फाउंडर थे इसके A.O. ह्यूम और D.E. वाचा, इसके अलावा दादा भाई नारोजी, और इसका सिंबल है हाथ। दूसरी जो पार्टी थी वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको कि CPI कहा जाता है। इसको फॉर्म किया गया था 26 दिसंबर 1925 को। फाउंडर थे इसके M.N. रॉय। थर्ड पार्टी जो है वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ठीक है। इसको CPIM कहा जाता है। इसको फॉर्म किया गया था 7 नवंबर 1964 को। फाउंडर थे ज्योति बसु, EMS नमूंद्रीपाद, इसके अलावा हरे कृष्ण कोनार, ठीक है। और इसके साइंस पे आप ध्यान में रख सकते हैं। चौथी जो पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि BJP कहा जाता है, जो कि इस वक्त सत्ता में है। 6 अप्रैल 1980 को इसको फाउंड किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी इसके फाउंडर थे। पांचवी पार्टी जो है वो है बहुजन समाज पार्टी, जिसको कि BSP कहा जाता है। 14 अप्रैल 1984 को इसको फाउंड किया गया था और कांशी राम जी जो इसके फाउंडर थे। 6 पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC। 1 जनवरी 1998 को इसको फाउंड किया गया था। ममता बनर्जी जी जो हैं उनके द्वारा इसको फाउंड किया गया था। वेस्ट बंगाल में इनकी गवर्नमेंट है इस वक्त। और ये बिल्कुल इसका जो निशान है, चुनाव चिन्ह जो कहा जाता है, तिरंगा है एक किस्म का, और इसके अंदर छोटे छोटे 2 फूल बनाए हुए हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी 7वीं पार्टी है हमारी, NCP जिसको बोला जाता है। 10 जून 1999 को इसको फाउंड किया गया था। शरद पवार और तारिक अनवर और PA संगमा इसके फाउंडर थे। 8वीं जो पार्टी है वो है नेशनल पीपल्स पार्टी, NPP जिसको कहा जाता है। 6 जनवरी 2013 को इसको फाउंड किया गया था। PA संगमा इसके फाउंडर थे और चुनाव चिन्ह इसका बुक है, किताब, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी द डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2022, ठीक है। इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। बात करेंगे द डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2022 के बारे में। NLUA एक्ट 2007 के अंडर द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। प्रोजेक्ट 39A नाम का एक ग्रुप है जो कि इस यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड है, जिसने हाल ही में एक रिपोर्ट जो है उसको रिलीज़ किया है, जिसका नाम है एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट के अनुसार जो नंबर ऑफ़ डेथ पेनल्टीज़ हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं इंडिया में, ठीक है, जो कि 490 थी 2021 में, बढ़कर 539 हो गई हैं 2022 में। इस रिपोर्ट की अब जो की फाइंडिंग्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। बताया गया है कि 3% जो डेथ पेनल्टीज़ जो हैं वो ट्रायल कोर्ट्स के द्वारा सुनाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 और हाई कोर्ट के द्वारा मैक्सिमम 68 डेथ पेनल्टी जो हैं वो सुनाई गई हैं। जो अपीलीय कोर्ट होते हैं वो सबसे कम मौत की सज़ाएं जो हैं वो सुनाते हैं। जितने भी क्राइम्स होते हैं उनमें किस क्राइम के लिए सबसे ज़्यादा डेथ पेनल्टी दी जाती है, वो है अगर कहीं पे सेक्सुअल वायलेंस हुई है उसके लिए सबसे ज़्यादा डेथ पेनल्टीज़ जो हैं वो सुनाई जाती हैं, ठीक है। गुजरात स्टेट जो है उसमें 51 लोग जो हैं उनको ये जो डेथ सेंटेंस जो है वो सुनाया गया है सेशन कोर्ट के द्वारा। यूपी में 32, झारखंड में 17। इसके अलावा जो जम्मू एंड कश्मीर है, दिल्ली है, तेलंगाना और मणिपुर है, वहाँ पे मौत की सज़ा किसी को भी नहीं सुनाई गई है, ठीक है। तो
तो 165 डेथ सेंटेंसेस में हर 2 जो डेथ सेंटेंसेस हैं वो विमेन को सुनाया गया है, मतलब कि विमेन क्रिमिनल्स जो हैं उनको भी ये डेथ सेंटेंस की सज़ा जो है वो सुनाई गई है, 165 में से सिर्फ 2 को। यूपी जो है, मतलब गुजरात के बाद सेकंड नंबर पे यूपी आता है और थर्ड नंबर पे झारखंड आता है, जिनको कि ये सज़ाएं जो है डेथ पेनल्टी की वो सुनाई गई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें, होम मिनिस्टर अमित शाह टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी एट धारवाड़ कर्नाटका। तो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया है नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी का धारवाड़ में कर्नाटका में, ठीक है। ये मौका था, प्लैटिनम जुबली थी एक कॉलेज की जिसका नाम है BV भूमारदी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, हुबली में ये जो कॉलेज है ये सिचुएटेड है। इस मौके पे इन्होंने ये फाउंडेशन स्टोन भी रखा और अपना ये जो विजन है अमित शाह जी का कि 2027 तक इंडिया जो है वो नंबर 1 कंट्री बने। यंग जनरेशन को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपना ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि इंडिया को हम आगे लेके आ सकें, ठीक है। तो आपने याद रखना है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो है उसकी नींव रखी गई है धारवाड़ कर्नाटका में अमित शाह जी के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, फॉर्मर PM मनमोहन सिंह कन्फर्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके की गवर्नमेंट के द्वारा हमारे जो फॉर्मर PM मनमोहन सिंह जी जो हैं उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर जो है उससे सम्मानित किया गया है। उन्होंने अनाउंस किया है, अभी ये ऑनर जो है ये उनको किसी लेटर डेट पे मिलेगा, फरवरी में ये अनाउंस किया गया है। उनको मिलेगा न्यू दिल्ली में बाय नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन के द्वारा, ठीक है। उनको ये ऑनर इसलिए मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं इकॉनमी को और उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ जो रही है, इस सब के चलते उनको जो है सम्मानित किया जा रहा है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशाखापट्टनम विल बी द न्यू आंध्र प्रदेश कैपिटल, CM जगन मोहन रेड्डी। तो विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बनने जा रही है, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है वो एक पोर्ट और इंडस्ट्रियल सिटी है, ठीक है, एक पत्तन नगर है ये। तो ये जो न्यूज़ है ये खुद जो CM है जगन मोहन रेड्डी जी उनके द्वारा अनाउंस किया गया है इसके बारे में, ठीक है। तो बताना चाहूँगी आपको कि अमरावती जो है, अमरावती भी एक न्यू कैपिटल है। जब आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था, तेलंगाना एक नया मतलब कि राज्य बनाया गया था, तो कहा गया था कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती होगी, लेकिन अभी जो अनाउंस की गई है वो विशाखापट्टनम अनाउंस की गई है जो कि इसकी नई कैपिटल होगी। ये जो अनाउंसमेंट है ये लगभग तेलंगाना बनने के 9 साल के बाद की गई है, ठीक है। अमरावती जो है, अमरावती को स्क्रैप किया गया था आंध्र प्रदेश से और कृष्णा नदी के किनारे है ये, और एक प्लान्ड तरीके से इस कैपिटल को बनाया जा रहा था। तो अभी जो अनाउंस की गई है वो विशाखापट्टनम है। अमरावती के बारे में क्या न्यूज़ होगी आने वाले समय में उसके बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करेंगे, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी इज़ न्यू ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी जो है उनको नया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट कर लिया गया है। ये जो सिफारिश है ये जाती है UPSC की तरफ से, ठीक है। तो UPSC की तरफ से इनका जो नाम है उसको आगे किया गया था और इनको चुन लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्ट अलोरा के रिगार्डिंग। अलोरा सुनने पे हमें लगता है जैसे कि पुरानी मोनूमेंट वगैरह से रिलेटेड होगा, लेकिन नहीं, हमने ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म ये है, इनेबलिंग लो रिसोर्स
लैंग्वेजेस, ठीक है। तो ये भाषाओं से रिलेटेड है, ये ध्यान में रखना है। प्रोजेक्ट इलोरा जो है वो भाषाओं से रिलेटेड है। ये तो हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत ही सारी लैंग्वेजेस हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं कि कुछ एरियाज़ में तो हर 20 किलोमीटर्स पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, ठीक है। तो कुछ रेयर लैंग्वेजेस हैं, इंडियन लैंग्वेजेस कुछ रेयर हैं जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, एलोरा प्रोजेक्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म फिर से रिपीट कर रही हूँ, इनेबलिंग लो रिसोर्स लैंग्वेजेस, ठीक है। तो इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसके तहत वो लैंग्वेजेस जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, बहुत रेयर लैंग्वेजेस हैं, इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उनके ऊपर काम किया जाएगा। मतलब उनको उन लैंग्वेजेस के जो यूज़र्स हैं उनको वो जो लैंग्वेजेस हैं वो ऑनलाइन भी अब अवेलेबल होंगी ताकि वो इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है, अपनी बात जो है उसको समझा सकें और पार्टिसिपेट कर सकें डिजिटल वर्ल्ड के साथ। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट इलोरा है उसके बारे में और जान लेते हैं हम। इसका जो एम रहेगा वो ये रहेगा कि जो कि ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो कि अंडरसर्व्ड हैं और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ाना, उनको क्रिएट करना, उन लोगों का जो तकनीकी स्किल्स हैं उनको इन्हांस करना, उनकी जो एजुकेशन है उसको इन्हांस करना, उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व करके रखना, उनके कल्चर को, ताकि जो फ्यूचर जो जनरेशन्स हैं उनको किसी किस्म की समस्या ना आए, ठीक है। इसका जो इलोरा का एम है 3 भागों में मतलब कि इसको बांटा गया है, ठीक है। डेटा, लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी सिस्टम और एप्लीकेशंस, इन तीनों तरीक़ों से मतलब इस इलोरा प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ की हम बात करेंगे। याया सो टू बी लद्दाख्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज, लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो बन गई है वो बन गई है याया सो, ठीक है। इसको बर्ड्स पैराडाइज के तौर पे भी जाना जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत लेक है ये जो कि 4820 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। और ये लद्दाख की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनने जा रही है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो है और पंचायत जो है चुमाथांग विलेज की, उनके द्वारा ये जो सिक्योर नाम का प्रोजेक्ट था उसके चलते ये जो डिसीज़न है उसको लिया गया है और इसको डिक्लेयर किया गया है बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अडानी ग्रुप एक्वायर्स स्ट्रेटेजिक हाइफा पोर्ट इन इज़राइल फॉर $1.2 बिलियन। तो अडानी ग्रुप के द्वारा एक्वायर कर लिया गया है हाइफा पोर्ट को जो कि इज़राइल से रिलेटेड है, ठीक है। ये डील हुई है $1.2 बिलियन के तहत, ठीक है। तो ये एक तकनीकी रूप से और अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक तौर से और जो व्यवसायिक तौर पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्ट है हाइफा पोर्ट, जिसको कि एक्वायर किया गया है अडानी ग्रुप के द्वारा। ये डिसीज़न जो लिया गया है इसकी जो सिचुएशन है वो आपको पता होनी चाहिए कहाँ पे है। जो भूमध्य सागर है उसके ईस्ट में ये सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है इज़राइल का इन टर्म्स ऑफ शिपिंग कंटेनर्स एंड बिगेस्ट इन शिपिंग टूरिस्ट क्रूज शिप्स, ठीक है। तो ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा ये जो डिसीज़न है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि अडानी ग्रुप के द्वारा लिया गया है। इसी के तहत ये जो यहूदी राज्य है इज़राइल, इसी में ये जो तेल अवीव नाम की जगह है वहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब जो है उसको भी ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया है हाइफा पोर्ट इज़राइल का $1.2 बिलियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री जी कृष्ण रेड्डी लॉन्चेस द विजिट इंडिया ईयर 2023 लोगो इन न्यू दिल्ली। तो जो श्री जी कृष्ण रेड्डी जी जो हैं उनके द्वारा विजिट इंडिया ईयर 2023 का लोगो जो है उसको लॉन्च किया गया है। ये नीचे देख सकते हैं आप लोगो, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये किस मौके पे किया गया है?
ये किया गया है, ये आपको पता होगा कि G20 की अध्यक्षता इंडिया कर रहा है, ठीक है। उसी के मौके पर ये जो है मतलब इंडियन टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए इस लोगों को लॉन्च किया गया है, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि 1 लाख जो फॉरेन डेलीगेट हैं वो इंडिया विज़िट करते हैं हर साल, ठीक है। इस साल भी किया है, ठीक है। तो इंडियन कल्चर जो है, इंडियन मोनूमेंट्स जो हैं, इंडियन फेस्टिवल जो है, इन सब की जो इम्पोर्टेंस है वो सारी दुनिया को पता चले, ठीक है। इंडियन कल्चर का सबको पता चले, इसको प्रमोट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया को विज़िट करें, ठीक है, हमारे देश के बारे में जानें, तो इसका ये इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसलिए विज़िट इंडिया ईयर 23 जो है उसका लोगो जो है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओडिशा के VK पांड्यन जो है उनको ऑनर किया गया है, FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड 2023 इनको दिया गया है। नाम याद रखिएगा, VK पांड्यन, FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड इनको 2023 के लिए दिया गया है, ठीक है। ओडिशा हॉकी के जो मेंस वर्ल्ड कप फाइनल जो था भुवनेश्वर के रोडकेला में ये खेला गया था। जो हॉकी के प्रेसिडेंट हैं तैयब इकराम, उन्होंने ये जो अवार्ड है इसको प्रेजेंट किया VK पांड्यन जी को, ठीक है। इसके अलावा उनके मतलब उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है हॉकी में उसके चलते उनको ये जो सम्मान है वो दिया गया है, ठीक है। उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था अपनी गेम में, ठीक है। और जो वहाँ के CM हैं नवीन पटनायक जी, उन्होंने भी उनको सम्मानित किया है इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसेस मिष्टी स्कीम इन यूनियन बजट फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन। अब मैनग्रोव जो प्लांटेशंस हैं वो क्या होती हैं, जो भी इलाके जो कि समुद्री तट से जुड़े हुए होते हैं वहाँ पे एक विशेष किस्म की वनस्पतियाँ जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, ठीक है। जो समंदर का पानी होता है वो नमकीन होता है, ठीक है। तो नमकीन पानी में जो वनस्पतियाँ पैदा होती हैं उनको मैनग्रोव प्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। इनका जो इम्पोर्टेंस होता है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा होता है इकोलॉजिकली, ठीक है। जो कोस्टल एरियाज़ जो होते हैं उनमें इनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वता होती है, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको प्रपोज़ किया गया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो कि निर्मला सीतारमन जी जो हैं। दो खास जगहें जो हैं जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, इसका टाउनशिप प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ग्रेट निकोबार जो कि अंडमान निकोबार के द्वीप समूह हैं उनमें जो ग्रेट निकोबार है उसको और लक्षद्वीप इन दोनों को रीडेवलप किया जाएगा ताकि जो टूरिज़्म है उसको प्रमोट किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा इनकी जो विशेष भूमिका होती है, ठीक है, वो होती है ये कार्बन सिंक होते हैं, ठीक है। कार्बन जो है उसको सिंक करते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा जो कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहती हैं कोस्टल एरियाज़ में रहती हैं उनकी इनकम का साधन होते हैं, ठीक है। तो एक नई जो स्कीम आई है अमृत धरोहर करके, वो भी इसी से रिलेटेड है, जिससे कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो कि समंदरों के किनारे रहती हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा इको टूरिज़्म और अदर मीन्स के तहत, ठीक है। अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी की मन की बात हुई थी उसमें भी उन्होंने इसके ऊपर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले हमारी जो वेटलैंड्स थी वो उनकी गिनती से 26 थी जो कि अब आज के टाइम पे बढ़कर हो गई है 75, ठीक है। हमारी जो वेटलैंड्स हैं वो 75 हो गई। वेटलैंड्स वो एरियाज़ होते हैं जो कि हमेशा ही जिनमें पानी साल भर पानी भरा रहता है, ठीक है। उनका एक अपना इकोलॉजिकल सिस्टम होता है, ठीक है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, वो देश के लिए भी ज़रूरी होते हैं, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं जो कि इन एरियाज़ के आसपास रहती हैं उनको उनका भी विशेष योगदान रहता है इन जगहों को कंजर्व करने के लिए, ठीक है। और गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है ताकि ये जो स्कीम है अमृत धरोहर के चलते इनका जो कंजर्वेशन है वो अच्छे से हो सके। अगले 3 साल के लिए इसको मतलब कि अमृत धरोहर की जो स्कीम है उसको इनकरेज प्रमोट किया जाएगा ताकि अच्छे से वेटलैंड्स का यूज़ हो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज़्म, ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो जनरेट हो सकें, ठीक है। लोकल कम्युनिटीज़ के लिए उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी,
British economist Meghnad Desai authored a new book titled The Poverty of Political Economics released. ठीक है, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं मेघनाद देसाई जिन्होंने ये बुक लिखी है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स. ठीक है, इस किताब को रिलीज़ कर दिया गया है. ठीक है, इंडियन बॉर्न है, मतलब कि इंडियन बॉर्न है ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मेघनाद देसाई, उन्होंने ये किताब लिखी है. किताब का नाम याद रखिएगा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. और इस किताब में उन्होंने बताया है कि किस तरह जो इकोनॉमिक्स है उसने जो गरीब आदमी है उसको और अबैंडन कर दिया है. ठीक है, उन्होंने हाईलाइट किया है इकोनॉमी से रिलेटेड ही चीज़ें, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही चीज़ें कि किसी कंट्री को जो उसकी इकोनॉमी है वो किस तरह से प्रभावित करती है. 18वीं सदी से लेके अब तक का जो उनका मतलब ऑब्जर्वेशन रहा है इकोनॉमी को लेके, उसको बयां किया है उन्होंने अपनी इस किताब में. ठीक है, इसको पब्लिश किया गया है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर इंडिया के द्वारा. नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी स्लॉथ बियर्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन सरिस्का टाइगर रिजर्व. स्लॉथ बियर्स जो हैं उनको सरिस्का टाइगर रिजर्व में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. ये कहाँ पे है? ये है राजस्थान में. ठीक है, मतलब कि यहाँ पे जो बिग कैट्स हैं उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के बाद, सक्सेसफुली इंक्रीज़ करने के बाद अब इनमें मतलब बायोडाइवर्सिटी को और प्रमोट करने के लिए स्लॉथ बियर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है. ठीक है, 2 स्लॉथ बियर जो है उनको सुंडा माथा फॉरेस्ट का जो एरिया है जौलार डिस्ट्रिक्ट का उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, उसमें मतलब छोड़ा गया है. ठीक है, स्लॉथ बेयर क्या है? ये की स्पीसी है जो कि हिल्स और माउंटेन्स के सेमी एरिड रीजन में जो रहते हैं वेस्टर्न इंडिया के. ठीक है, और इनका जो IUCN स्टेटस है वो वल्नरेबल है. ठीक है, वल्नरेबल कैटेगरी में ये आते हैं. ठीक है, तो इनको कंजर्व करना बेहद ही ज़रूरी है. इस कारण इनको सरिस्का टाइगर रिजर्व में इंट्रोड्यूस किया गया है क्योंकि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी बेहद अच्छी है और प्रीवियस उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो भी बहुत अच्छा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. नमस्ते. नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्कीम यूनियन बजट 2023. तो जो हमारा यूनियन बजट 2023 का आया है उसमें ख़ास तौर पर सैनिटेशन इकोसिस्टम से रिलेटेड ये स्कीम है जिसका नाम है नमस्ते. ध्यान में रखिएगा, सैनिटेशन से रिलेटेड है. इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, इसके अच्छे के लिए, इसके बेहतरी के लिए 100 करोड़ का बजट जो है वो इस स्कीम के तहत रखा गया है. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एम है वो ये है कि जो सेप्टिक टैंक क्लीनिंग है, सीवर क्लीनिंग है टाउन्स और सिटीज़ में, इसमें सुधार किया जा सके. ठीक है, जो वर्कर्स इस सैनिटेशन के काम में लगे हुए हैं उनको एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड जो है वो भी प्रोवाइड किया जा सके क्योंकि मशीनीकरण के चलते काफ़ी सारे लोगों का जॉब लॉस हो जाता है. इसके अलावा जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी सारे जो चेंजेस हैं वो किए गए हैं. ठीक है, ये इंश्योर किया गया है इस स्कीम के चलते कि इस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं लोग उनको किसी किस्म की जो समस्या है उसका समाधान मतलब सामना ना करना पड़े. ठीक है, इसके अलावा जो सैनिटेशन वर्कर होते हैं उनको किसी किस्म का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है फेकल मैटर के साथ, जो गंदी चीज़ें हैं उनके साथ उनका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो ना हो. ठीक है, इसके अलावा उनको इनकरेज किया जाए ताकि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसको भी फॉर्म कर सकें. ठीक है, और इसके चलते जो फेज़ फर्स्ट है उसमें 500 सिटीज़ को लिया गया है. ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है कि जो अमृत सिटीज़ हैं, जो अमृत प्लान के तहत सिटीज़ आती हैं उनको लिया जाए, या फिर दूसरा जो है वो ये रहेगा कि वो सिटीज़ जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है. ठीक है, कुछ सिटीज़ जो कि आइलैंड्स में आती हैं. ठीक है, हिली रीजन्स में आती हैं, पहाड़ी इलाकों में, और कुछ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आती हैं उनमें ये जो काम है उसको पहले किया जाए. ठीक है, तो नमस्ते स्कीम जो है याद रखिएगा सैनिटेशन से रिलेटेड है. नेक्स्ट है हमारी न्यूज़. इंडिया वेलकम्स कॉन्गो इनटू
इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कॉन्गो एक कंट्री है अफ्रीका की, उसको वेलकम किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में इंडिया के द्वारा, ठीक है। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सेड एम्बेसडर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो रेमोंड सेगी बाली साइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी। उन्होंने ये जो एग्रीमेंट है उसको साइन कर लिया है, ठीक है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? ये है एक एक्शन ओरिएंटेड मेंबर ड्रिवन कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जो कि इंक्रीज़ करता है सोलर एनर्जी जो है उससे संबंधित टेक्नोलॉजीज़ को, उसको इनकरेज करता है, ठीक है, ताकि अदर जो चीज़ों पर हमारी निर्भरता है एनर्जी को लेकर वो कम हो। यही इसका बेसिक जो मोटिव है वो है, ठीक है। इसके अलावा जो ISA है वो एक जॉइंट एफर्ट है इंडिया और फ्रांस का, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके अगेंस्ट सोलर एनर्जी सोल्यूशन को सबको प्रोवाइड करने का, ठीक है। कॉन्गो के बारे में बात कर लेते हैं। कॉन्गो की जो कैपिटल है वो है ब्राज़ाविले, प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के एंतोलो कॉलेनेट मकासो, करेंसी है वहाँ की सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये है सोलिगा इकार्नाटा न्यू वास्प नेम्ड आफ्टर सोलिगा कम्युनिटी। सोलिगा नाम की एक कम्युनिटी है जिसके नाम पर एक नया वास्प जो है उसको फाइंड किया गया है, इसी कम्युनिटी के नाम पर इस वास्प का नाम रखा गया है, ठीक है। इसके बारे में और जान लेते हैं। ये जो है इसका नाम वैसे है बिलीगिरी रंगाना हिल्स में ये जो है वो पाया जाता है, वेस्टर्न घाट की ये जो हिल्स हैं बिलीगिरी रंगाना हिल्स वेस्टर्न घाट की हिल्स हैं जिसमें कि ये पाया जाता है और ये सिचुएटेड है कर्नाटका में, ठीक है। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने हाल ही में इस वास्प की ये जो स्पीसी है इसको इस रीजन में फाउंड किया है और यहाँ पे सोलिगा कम्युनिटी रहती है, ठीक है। इसीलिए इस वास्प को इस कम्युनिटी का जो है वो नाम दिया गया है। सोलिगा के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि इस रीजन में रहती है। इनको सोलिगा और शोलिगा मतलब इनमें से कुछ भी बुलाया जाता है। ये साउथर्न कर्नाटका रीजन में रहते हैं। इनकी जो भाषा है वो शोलिगा है और इनकी जो लैंग्वेज है वो द्रविड़न लैंग्वेज जो है उसका ही मतलब कि लैंग्वेज मानी जाती है, द्रविड़ लैंग्वेज जो होती है, और ये शेड्यूल्ड ट्राइब में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल 2023। द काला घोड़ा एसोसिएशन काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो है उसको सेलिब्रेट किया गया है मुंबई में, ठीक है। इसकी शुरुआत वैसे 1999 में हुई थी। 9 दिन का ये जो फेस्टिवल होता है, ठीक है, इसमें कई तरह के चीज़ें जो है उनको शोकेस किया जाता है। इस साल इसमें काफ़ी चिल्ड्रन फ्रेंडली इवेंट्स जो हैं उसको परफॉर्म किया गया है और बताया जाता है इंडियन रेवोल्यूशनरीज़ के बारे में, भारतीय जो क्रांतिकारी हुए हैं। इसके अलावा जो पपेट्री शोज़ होते हैं, कठपुतली के जो शो होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा फिल्मों और लिटरेचर से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कई तरह के जो भोजन है, डांस है, लिटरेचर है, हेरिटेज वॉक वगैरह ये सब मतलब कि इसमें शोकेस किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेंटर क्लियर्स नेम्स ऑफ 5 जजेस फॉर एलिवेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 5 जजेस का नाम सामने आया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ठीक है। तो बताना चाहूँगी कि ये जो हमारे अलग अलग हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनको प्रमोट किया गया है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट की जाती है हमारी जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके द्वारा। तो ये कौन कौन से जजेस हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहले हैं जस्टिस पंकज मित्तल जो कि चीफ जस्टिस राजस्थान हाई कोर्ट के हैं, पंकज मित्तल, ठीक है। दूसरे हैं जस्टिस संजय करोल जो कि चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट के हैं। तीसरे हैं जस्टिस PV संजय कुमार जो कि चीफ जस्टिस मणिपुर हाई कोर्ट के हैं। चौथे हैं जस्टिस एहसानुद्दीन
अमानुल्लाह, ठीक है, जो कि जज हैं पटना हाई कोर्ट के, और जस्टिस मनोज मिश्रा जो कि जज हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ठीक है। तो ये सारे जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इनको प्रमोट किया गया है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 124 के क्लॉज 3 में इसके बारे में, इस अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इस क्राइटेरिया पे पूरा खरा उतरता है तो उसको अपॉइंट किया जा सकता है। सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि वो इंडियन सिटीज़न होना चाहिए। दूसरा, एटलीस्ट 5 साल उसका अनुभव होना चाहिए हाई कोर्ट में जज का, ठीक है। और 2 और मोर सच कोर्ट्स इन सक्सेशन, या फिर एक से ज़्यादा 2 कोर्ट्स में उनका मतलब कि ऐसा अनुभव रहना चाहिए। ही हैज़ बीन फॉर एट लीस्ट 10 years एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट, या कम से कम 10 साल तक एक अच्छा वकील रहा हो हाई कोर्ट में, ठीक है। और इसके अलावा प्रेसिडेंट की नज़र में एक न्यायविद हो, ठीक है। ये सारी कंडीशंस जो हैं अगर उस पर कोई पूरा उतरता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, यूनेस्को टू डिक्लेयर द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। अब ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का जो है वो खिताब दिया जा रहा है? तो ये हमारी भारत की ही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा फाउंड किया गया था 1921 में, ठीक है। इसको जल्दी ही ये जो टैग है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो यूनिवर्सिटी है ये कवर करती है लगभग 1130 एकड़ का एरिया, ठीक है। इसका जो नाम है वो जो नोबेल प्राइज़ विनर रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनके नाम पर हैं, जिन्होंने कि भारत और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो लिखा है, ठीक है। एक बहुत बड़े मतलब कि कवि हुए हैं वो, जिनको उनके बारे में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जिनको भारत का पहला मतलब पूरे एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था साहित्य का, ठीक है। इसके अलावा विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है उसको रजिस्टर किया गया था 1922 में, ठीक है। इसके अलावा आज़ादी के बाद से ये एक कॉलेज के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन 1951 के एक्ट के बाद इसको जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया गया, ठीक है। इसके जो फर्स्ट वाइस चांसलर थे वो रथिंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के बेटे थे, ठीक है। इसके जो सेकंड वाइस चांसलर थे वो जो दूसरे हमारे अमर्त्य सेन एक नोबेल प्राइज़ विनर हैं उनके ग्रैंडफादर थे, ठीक है। रिपोर्ट्स की माने तो इस टैग के अप्लाई करने के लगभग 11 साल के बाद ये जो डेवलपमेंट है ये यूनेस्को के द्वारा की गई है। तो जल्दी ही ये जो टैग है वो शांति निकेतन को विश्व भारती यूनिवर्सिटी को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेटरन तेलुगु फिल्म मेकर के विश्वनाथ पासेस अवे एट 92। के विश्वनाथ एक तेलुगु फिल्म मेकर थे जिनका कि हाल ही में देहांत हो गया है। 92 ईयर्स की एज थी उनकी, ठीक है। तो हैदराबाद में उनके घर में ही उनका देहांत हुआ है, ठीक है। और क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई थी तो कई किस्म की हेल्थ से रिलेटेड उनको समस्याएं आ रही थी। 5 बार के वो नेशनल अवार्ड विनर भी थे, ठीक है। नाम याद रखिएगा, के विश्वनाथ। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं एग्जाम में कि के विश्वनाथ का संबंध किस फील्ड से था, ठीक है। तो इनका संबंध सिनेमा से था, इस तरह से आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट सेलिब्रेट 73rd फाउंडेशन डे। सिंगापुर चीफ जस्टिस सुंदरेश मैनन अटेंड्स एज चीफ गेस्ट। सिंगापुर के जो चीफ जस्टिस हैं सुंदरेश मैनन, उन्होंने अटेंड किया एज अ चीफ गेस्ट सुप्रीम कोर्ट की फाउंडेशन के 73वें फाउंडेशन डे पे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, श्रीलंका मार्क्स 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अमिड बैंकरप्सी। श्रीलंका के जो वित्तीय आर्थिक हालात हैं वो तो हम सब जानते ही हैं।
बहुत ही क्राइसिस के माहौल से गुजर रहा है श्रीलंका। ऐसे में श्रीलंका ने अपने आज़ादी के 75वें जो सालगिरह है उसको सेलिब्रेट किया है, ठीक है। और 4 फरवरी को ये जो है सेलिब्रेट किया गया है इस दिन को। 1948 में ब्रिटिश रूल से श्रीलंका को आज़ादी मिली थी, ठीक है। थीम उन्होंने दी है इस बार की नमो नमो मठा, अ स्टेप टुवर्ड अ सेंचुरी, ठीक है, एक शताब्दी की तरफ कदम। श्रीलंका को पहले साइलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। ऑफिशियली द डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका। ये एक आइलैंड सिटी है जो कि साउथ एशिया में सिचुएटेड है, इंडियन ओशियन के बीचों बीच स्थित है, बे ऑफ बंगाल को भी टच करती है। और इसको इंडिया से क्या अलग करता है, इंडिया से इसको अलग करता है गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट, ठीक है। इसकी जो कैपिटल्स है वो है कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरे कोटे। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़, अमित शाह लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर इंडियाज़ 5th नैनो यूरिया प्लांट इन देवघर। अमित शाह जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है भारत के 5वें नैनो यूरिया प्लांट का देवघर में, ठीक है। बताना चाहूँगी आपको कि ये 450 करोड़ रुपए का नैनो यूरिया प्लांट टाउनशिप है जो कि इफ़को के तहत मतलब कि इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव के तहत झारखंड में इसको जो है इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। बताना चाहूँगी कि जो सबसे पहला नैनो यूरिया प्लांट था उसको 2021 में उसकी आधारशिला जो थी वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी, ठीक है। किसानों के लिए, हमारे जो किसान हैं उनके लिए ये जो यूरिया प्लांट है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर हम इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव की बात करें तो इसको शॉर्ट में इफ़को कहा जाता है, ठीक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि इंगेज रहती है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइज़र्स इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो 1967 में इसकी शुरुआत की गई थी। 57 मेंबर्स हैं इसके और दुनिया की ये बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में आती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो 5वां नैनो यूरिया प्लांट है देवघर में, इसकी आधारशिला अमित शाह जी के द्वारा झारखंड में रखी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, सौराष्ट्र बीट बंगाल टू बैग सेकेंड रणजी ट्रॉफी टाइटल 2022-23। सौराष्ट्र ने हरा दिया है बंगाल को और रणजी ट्रॉफी 2023 जो है उसको जीत लिया है। ये मैच हुआ था ईडन गार्डन्स कोलकाता में, ठीक है। और सौराष्ट्र वॉन रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2019-20। पहली बार इन्होंने 2019-20 में जीती थी सौराष्ट्र ने, अब नेक्स्ट टाइम दूसरी बार जीत ली है इन्होंने 22-23 में। रणजी ट्रॉफ़ी के बारे में अगर बात करें तो ये एक डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैम्पियनशिप है जो कि भारत में खेली जाती है मल्टीपल टीम्स के बीच में, जो कि रीजनल और स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित होती हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया फाउंडेड इन 1934, जो कि BCCI है वो 1934 में फाउंड किया गया था भारत में, और तब से ही इसको एनुअली भारत के ही अलग अलग स्टेडियम्स में खेला जाता है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, 10-day ताज महोत्सव स्टार्ट्स इन आगरा ऑफ उत्तर प्रदेश। जब ताज का नाम आ जाता है तो हम समझ ही जाते हैं कि ये आगरा की बात हो रही है और आगरा यूपी में है, तो इसी से आप ध्यान रख सकते हैं कि जो 10 दिन का ताज महोत्सव हुआ है वो आगरा में हुआ है, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया है योगेंद्र उपाध्याय जी के द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन है यूपी के, ठीक है। और इस मतलब ये उत्सव होते हैं ताकि जो दुनिया भर के टूरिस्ट होते हैं उनकी जो अटेंशन है उसको ग्रैब किया जा सके। कई तरह के जो कलाकार होते हैं वो इस उत्सव में भाग लेते हैं। भारतीय अलग अलग राज्यों के, अलग अलग यूटीज़ के, जैसे कि जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, जिससे कि जो इसका जो सब्जेक्ट है, इसका जो विषय है विश्व बंधुत्व, उसकी जो भावना है उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़, आयुष्मान खुराना हैज़ बीन नेम्ड द नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ के द्वारा आयुष्मान खुराना को का जो नाम है उसको नामित किया गया है द नेशनल एम्बेसडर फॉर चाइल्ड राइट्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा
आयुष्मान खुराना जी का नाम, ये बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, इसके अलावा ये सिंगर भी हैं, ठीक है, एंकर भी रह चुके हैं ये। तो इनको ये सम्मान दिया गया है यूनिसेफ के द्वारा, ठीक है। और अब ये बच्चों के लिए काम करेंगी, ठीक है, ताकि उनको आयुष्मान जी ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी बच्चे हैं जो कि डिप्राइव्ड हैं, उनके जो राइट्स हैं सर्वाइवल को लेके, इसके अलावा और जो उनकी ज़रूरतें हैं एजुकेशन को लेके, उनकी प्रोटेक्शन को लेके, इन सब जो कि उनसे कंसर्न है उसको प्रमोट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा EU फॉर्मली बैन्स गैस डीजल कार्स सेल्स फ्रॉम 2035। यूरोपियन यूनियन जो है ये फॉर्मली बैन लगा रही है गैस पे, डीजल पे, कार सेल्स पर 2035 से, ठीक है। तो ये पूरी न्यूज़ क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है लॉ, ताकि जो न्यू गैस और डीजल कार्स बन रही हैं उन पे बैन लगाया जा सके। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं उनको प्रमोट किया जा सके, और ये जो है ये लागू हो जाएगा 2035 से, ठीक है। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो टारगेट है नेट ज़ीरो CO2 का, उसको जो है उसको अचीव किया जा सके, ठीक है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा, यूरोपियन यूनियन का ये जो मूव है उसका क्या सिग्निफिकेंस रहेगा। 2050 तक इनकी जो इनका जो टारगेट है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का, उसको अचीव किया जा सके, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के अनुसार इस मूव से एक मतलब कि एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रहेगा ये जो मूव है इस टारगेट को अचीव करने में। यूरोपियन यूनियन क्या है, अब ये 27 यूरोपियन देशों का एक संघ है, परिसंघ है ये, ठीक है, जो कि आर्थिक और जो राजनीतिक इनका जो ढांचा है उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनमें से जो 19 कंट्रीज़ हैं वो यूरो मुद्रा जो है उसको इस्तेमाल करती हैं। 8 EU के जो मेंबर्स हैं जैसे कि बुल्गारिया हो गया, क्रोएशिया हो गया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्वीडन, ये यूरो का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक यूरोपियन पॉलिटिकल एंटिटी है जिसको एक सिंगल एंटिटी माना गया है। 27 कंट्रीज़ का ये जो परिसंघ है इसको, ठीक है। और इसके अलावा जो EU है, EU has developed an internal single market through a standardized system of laws that apply in all member states in matters where members have agreed to act as one। मतलब कि EU के द्वारा जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, ये जितनी भी कंट्रीज़ EU में शामिल हैं वो उसके लिए मान्य होते हैं, मतलब उसको माना जाता है EU के सारे मेंबर्स के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा न्यूज़, इंडियाज़ फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट टू बी सेटअप इन पुणे। तो पुणे में भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट जो है उसको स्थापित किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये जो है वो 430 करोड़ रुपए की लागत से इसको जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। ये एक प्राइवेट कंपनी है ग्रीन बिलियन लिमिटेड, उसके द्वारा इसका जो निर्माण है वो किया जा रहा है, ठीक है। और ये एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा 30 साल के लिए। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये रहेगा कि ये ट्रीट करेगा 350 टन सॉलिड वेस्ट को डेली बेसिस पे, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन, टनों के हिसाब से हाइड्रोजन को यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है। और किस जगह पे हो रहा है, ये है हदापसर इंडस्ट्रियल इस्टेट पुणे में, ठीक है। और ये देश में अपनी किस्म का पहला ही ऐसा प्लांट है जो कि इस्टेब्लिश किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ नॉर्थ इंडिया टू बी बिल्ट इन हरियाणा। भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट जो है वो उत्तरी भारत के हरियाणा में इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको गोरखपुर जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। मेजर जो अकम्पलिशमेंट्स जो हैं वो पूरी कर दी गई हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनकी लीडरशिप में इस न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी प्लांट जो है उसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है।
तो पहले इससे पहले ये साउथ इंडिया के ही कुछ स्टेट्स में था, जैसे कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वेस्टर्न महाराष्ट्र में। ठीक है, तो अब ये नॉर्थ इंडिया में पहली बार हरियाणा राज्य में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैट जीपीटी से रिलेटेड। चैट जीपीटी के बारे में अगर हम बात करें तो चैट जीपीटी चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बोट है, जो कि डेवलप किया गया है ओपन एआई के द्वारा। इसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2022 में। ये ओपन एआई के जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4 फैमिलीज लैंग्वेज मॉडल पे बेस्ड हैं। ठीक है, जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम उसी फॉर्म में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और वो हमें जितने भी अलग अलग डोमेन्स हैं नॉलेज के, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके बेस्ट आंसर प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके लिए कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक भी हो जाता है कि अगर किसी डोमेन पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन है तो वो भी हमें मतलब कि उसी तरह से ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यही इसका एक ड्रॉबैक है। अदरवाइज़ ये एक बहुत ही अच्छा एआई का चैट जीपीटी एक नमूना है जो कि हमारे लिए पेश किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। ठीक है, इसका जो न्यूएस्ट वर्जन है ओपन आई मॉडल का, उसको मार्च 14, 2023 को रिलीज़ किया गया है, जो कि इस वक्त अवेलेबल है सिर्फ चैट जीपीटी प्लस यूज़र के लिए ही। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूज़, गूगल इंट्रोड्यूसेस एआई चैटबॉट बार्ड टू कम्पीट विद माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी। जो चैट जीपीटी है जिसके बारे में हाल ही में हमने बात की है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जबकि जो गूगल अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस कर रहा है उसका है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट बार्ड नाम का है, BARD बार्ड। ठीक है, वो इसके कंपटीशन में गूगल के द्वारा उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, चैट जीपीटी के कंपटीशन में ये गूगल के द्वारा लाया गया है। गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई जी, उन्होंने कहा है कि इनिशियली ये जो सर्विस है वो उनके जो ट्रस्टेड टेस्टर्स हैं उनके लिए ही अवेलेबल है। कुछ टाइम के बाद, कुछ हफ्तों के बाद ये बाकी जो पब्लिक है उसके लिए भी अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है, तो बार्ड याद रखिएगा, गूगल के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंडियन ओरिजिन कार्तिक सुब्रमण्यम विंस नेशनल जोग्राफिक्स पिक्चर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट। जो भारतीय मूल के कार्तिक सुब्रमण्यम जी जो हैं उन्होंने जीता है नेशनल जोग्राफिक्स पिक्चर ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट। ठीक है, ये इंजीनियर हैं जो कि फ़ोटोग्राफ़र बन गए हैं, उनके द्वारा एक पिक्चर क्लिक करी गई थी, जो कि आप देख सकते हैं साइड में पिक्चर भी दी गई है, जिसका नाम है डांस ऑफ द ईगल्स। इसको उन्होंने लिया था चिल्कट बाल्ड ईगल प्रिजर्व इन अलास्का। अलास्का की ये जो जगह है वहाँ पे उन्होंने ये जो पिक्चर क्लिक की थी, जिसको कि ये जो अवार्ड है ये मिला है। ठीक है, और ये जो पिक्चर है जैसे कि एक पेड़ की डाली से उड़ रहे हैं काफ़ी सारे ईगल्स, इसको दिखाया गया है इस पिक्चर में। ठीक है, द टाइटल ऑफ द पिक्चर इज़ इंस्पायर्ड बाय RRR मार्टिन्स पॉपुलर नॉवल अ डांस विद ड्रैगन्स। जो मार्टिन का जो पॉपुलर नॉवल है अ डांस विद ड्रैगन, उससे ये टाइटल जो है कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड लग रहा है। ठीक है, हर साल नवंबर में सैकड़ों ईगल्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं चिल्कट बार्ड ईगल प्रिजर्व, जो कि अलास्का में है वहाँ पे, और वहीं पे ये जो कार्तिक जी जो हैं उनके द्वारा ये जो पिक्चर है ये क्लिक करी गई थी, जिसने ये अवार्ड जीता है, डांस ऑफ द ईगल्स। ठीक है, पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड नेशनल जोग्राफिक का कार्तिक सुब्रमण्यम जी को। नेक्स्ट है हमारा 76th बाफ्टा बेस्ट एक्टर फॉर ऑस्टिन बटलर केट ब्लैंचेट बेस्ट एक्ट्रेस। ठीक है, ऑस्टिन बटलर जी को बाफ्टा में बेस्ट एक्टर का और केट ब्लैंचेट जी को बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है ये दिया गया है। ये बाफ्टा क्या है?
बाफ्टा जो है ये ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स हैं। इन्हें कॉमनली बाफ्टा के तौर पर इसको जाना जाता है। ब्रिटिश अकेडमी के ये प्रेस्टिजियस एनुअल अवार्ड्स हैं जिसको कि ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म और टेलीविज़न आर्ट्स की तरफ से ऑनर किया जाता है ब्रिटिश एक्टर्स को। ठीक है, फर्स्ट ये अवार्ड दिया गया था 29 मई 1949 को। ठीक है, और ये जो ऑस्टिन बटलर हैं इनको ये जो अवार्ड है इनकी फिल्म एल्विस के लिए मिला है, जबकि जो केट ब्लैंचेट हैं उनको टार के लिए। टाटा मोटर्स वीपी राजन अंबा अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ जगुआर लैंड रोवर इंडिया। वीपी राजन अंबा जी को अपॉइंट कर लिया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जगुआर लैंड रोवर इंडिया के लिए। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। और ये जो अपनी ये जो पोजीशन है इसको ज्वाइन कर लिया उन्होंने 1 मार्च 2023 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जनन पन्ना प्राइज़ फॉर 2023 वेंट टू पोइट वी मधुसूदन नायर। वी मधुसूदन नायर जी जो कि एक कवि हैं, फेमस कवि हैं, उनको जनन पन्ना प्राइज़ 2023 के लिए दिया गया है। इस प्राइज़ से उनको नवाजा गया है। इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट 2023 में ही किया गया है। इसमें जो विनर है उसको 50,001 रुपये एक गोल्ड लॉकेट जो है उसको दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है इनको प्रेजेंट किया जाएगा जो मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन आर बिंदु जी हैं उनके द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम वी मधुसूदनन। इनको मिला है जनन पन्ना प्राइज़ फॉर 2023। नेक्स्ट है हमारा लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार टेक्स ओवर एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेफ्टिनेंट जनरल MV सुचेंद्र जी जो हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है वो हो गया है एज अ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा। ये ज्वाइन कर रहे हैं 1 मार्च 2023 से। ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है BS राजू जी को, और अपनी ये जो ड्यूटी है इसको संभाल रहे हैं 1 मार्च से। नेक्स्ट है हमारा BCCI's चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा रिजाइंड आफ्टर स्टिंग ऑपरेशन। BCCI के जो चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा जी जो हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है एक स्टिंग ऑपरेशन के बाद। अब ये न्यूज़ क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था एक न्यूज़ चैनल के द्वारा जिसमें कि चेतन शर्मा जी को पाया गया कि वो टीम की जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद इस स्टिंग ऑपरेशन के बाद इन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है जो BCCI के सेक्रेटरी हैं जय शाह उनको सौंप दिया और उनके द्वारा इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। BCCI क्या है? अब ये है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ये एक नेशनल गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट इंडिया के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वानखेड़े स्टेडियम के पास मुंबई में। नेक्स्ट है हमारा कतर लिफ्ट्स बैन ऑन फ्रोज़न सी फूड फ्रॉम इंडिया। जो फ्रोज़न सी फूड होता है भारत की तरफ से जो भेजा जाता है कतर को, उस पर कतर ने हाल ही में बैन लगा दिया है। ऐसा क्यों किया गया है उनके द्वारा, इसके बारे में जान लेते हैं। एक स्टेटमेंट के तहत ये कहा गया है कतर के द्वारा कि नवंबर में जब फीफा वर्ल्ड कप चल रहा था उस वक्त जो इंडिया की तरफ से सी फूड भेजा गया था उसमें एक वायरस, एक किस्म का विब्रियो कॉलरा जो है वो पाया गया था, जिसकी वजह से टेम्परेरी बेसिस पे फ़िलहाल उन्होंने जो इंडियन फ्रोज़न सी फूड है उस पर बैन लगाया है। तो ध्यान रखिएगा कतर के द्वारा ये बैन लगाया गया है। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़ इंडियन अमेरिकन नील मोहन, इनके बारे में जान लेते हैं। इनको अपॉइंट किया गया है हाल ही में CEO ऑफ यूट्यूब के CEO अपॉइंट किया गया है इंडियन ओरिजिन नील मोहन जी को। ठीक है, ये 4th CEO होंगे यूट्यूब के। इन्होंने रिप्लेस किया है सुजान वुजुकिकी को, और उन्होंने हाल ही में मतलब कि अपने इस रोल से रिज़ाइन दे दिया है। 9 साल तक उन्होंने इस पोजीशन को सर्व किया था।
यूट्यूब एक ग्लोबल वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है सैन बॉर्नियो कैलिफोर्निया में। इसको लॉन्च किया गया था फरवरी 14, 2005 को स्टीव चिन के द्वारा। चैड हर्ली और जावेद करीम जो है उनके द्वारा। इसको ओन किया गया है गूगल के द्वारा। और ये सेकंड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है गूगल के बाद, जो यूट्यूब है। नील मोहन जी का नाम याद रखिएगा, CEO ऑफ यूट्यूब। इंडियन आर्मी गेट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑपरेशनल स्वर्म ड्रोन्स सिस्टम केपेबल ऑफ हिटिंग टारगेट्स 50 किलोमीटर्स अवे। तो स्वर्म नाम आपने याद रखना है। स्वर्म जो है वो वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल इंडियन आर्मी के ड्रोन्स हैं जो कि 50 किलोमीटर दूर तक टारगेट को हिट करने में केपेबल हैं। ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। यूनियन कैबिनेट जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 से लेके 25-26 तक। इसका जो एम है वो ये है कि जो बॉर्डर एरियाज़ में बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं सेफ्टी के चलते, उनको उनके जो विलेजेस हैं उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जिसमें अब क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने इंक्लूड की हैं वो हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो फंड है वो 4800 करोड़ का 4800 करोड़ का जो फंड है वो इसके लिए जो है वो सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही 7 नई ITBP की जो बटालियंस हैं उनको रेस किया जाएगा सिक्योरिटी के लिए उन एरियाज़ की जिनका जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ लगता है। वो सारे गांव जिनका बॉर्डर जो है वो चाइना के साथ लगता है, और उन गाँव को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। ये जो नई बटालियंस हैं इन सबको वहाँ पे तैनात किया जाएगा। अब ये जो पूरा प्रोग्राम है इसमें क्या क्या आएगा, इसमें कुल 19 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी जिसमें कि 46 बॉर्डर ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। 4 स्टेट्स के और 1 UT के इसमें हमारे देश के जो हैं वो सारे शामिल होंगे। इसमें 663 विलेजेस होंगी। उसका जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, ठीक है, और जो पॉपुलेशन बॉर्डर्स के आसपास के एरिया में रहती है उनको सिक्योर करने के लिए इस प्रोग्राम को चलाया जाएगा, ठीक है। और जो 7 नई बटालियंस की मैंने बात की है उसमें लगभग 9400 पर्सनल जो हैं, जो नए जवान हैं उनको तैनात किया जाएगा ITBP में, इस सेक्टर में। और इसमें हिमाचल प्रदेश हो गया, लद्दाख हो गया, कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के जो स्टेट्स हैं वो शामिल हैं। इनके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनके जो विलेजेस हैं वो शामिल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, पंजाब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट स्टेट लेवल श्रिम्प मेला। तो श्रिम्प बोला जाता है झींगे को। पंजाब सरकार के द्वारा पहली बार एक प्राण फेयर जो है उसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है पंजाब के साउथ वेस्टर्न एरिया में, ठीक है। ये क्यों किया गया है, ये जो किसान हैं उनको अवेयर किया गया है श्रिम्प फार्मिंग के लिए। इसके चलते श्रिम्प फार्मिंग जो है वो एक्वाकल्चर बेस्ड एक्टिविटी है जो कि जो ताज़ा पानी में जो ये झींगे हैं उनके उत्पादन को, उनके पालन को प्रमोट करती है, ठीक है। 2022 और 23 के लिए कुल 1212 एकड़ की ज़मीन पे इनका जो है उत्पादन किया जाएगा साउथ वेस्टर्न पंजाब में, ठीक है। और प्रोडक्शन जो है इसकी लगभग 2413 टन झींगा उत्पादन का जो है वो उद्देश्य है उत्पादन का, ऐसा अंदाज़ा है। अब ये जो प्राण फेयर हुआ है, झींगा मेला हुआ है पंजाब में, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो बताना चाहूँगी आपको कि काफ़ी सारे किसानों को इस तरफ अवेयर किया जा रहा है कि फ़िश फार्मिंग की जो स्कीम्स हैं वो लोगों के लिए कितनी उपयोगी हैं, उसको इनकरेज किया जा रहा है ताकि जो बड़े किसान हैं वो इसको ज्वाइन करें, ठीक है। एक ट्रेनिंग सेंटर है इनाखिरा गांव है वहाँ पे पंजाब में, वहाँ पे इसको
जो सक्सेसफुल फार्मर्स हैं वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया और जो सक्सेसफुल फार्मर्स हैं उन्होंने अपनी स्टोरीज़ शेयर की यहाँ पे। अगर हम पंजाब की बात करें तो इसका जो कुल एरिया है इसका वो है 50,362 किलोमीटर स्क्वायर। कैपिटल चंडीगढ़ है। ऑफिशियल एनिमल ब्लैक बक है और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित है और सीएम भगवंत मान। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़, तुलसीराम बलराम लेजेंडरी इंडियन फुटबॉलर पासेस अवे एट 86। तुलसीराम बालाराम एक फ़ुटबॉलर रहे हैं, इंडियन फुटबॉलर। इनका देहांत हो गया है 86 ईयर्स की एज में, ठीक है। और 1950s और 60s के जो दशक में उनको पेयर किया जाता था, जो बड़े लेजेंड्स थे फुटबॉल के, उनके साथ, जिनमें कि चुन्नी गोस्वामी और पीके बैनर्जी आते थे। उनका नाम एक साथ लिया जाता था और होली ट्रिनिटी के नाम से इन्हें जाना जाता था। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, सीएम जगन मोहन रेड्डी इनॉग्रेट्स टूरिस्ट पुलिस स्टेशंस एट 20 सेंटर्स। तो टूरिस्ट पुलिस स्टेशंस जो हैं वो खोले गए हैं आंध्र प्रदेश में। जगनमोहन रेड्डी जी जो वहाँ के सीएम हैं उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। हर एक जो पुलिस स्टेशन होगा उसको 6 ट्रेंड पर्सनल के द्वारा जो है वो रन किया जाएगा, जिसमें कि विमेन कांस्टेबल्स भी अवेलेबल रहेंगी जो कि एसआई के रैंक पे होंगी। इसके अलावा एएसआई रैंक ऑफिसर भी इसमें शामिल रहेगा। ये जो पुलिस स्टेशंस होंगे ये एड्रेस करेंगे उन कंप्लेंट्स को जो कि टूरिस्ट जो कि वहाँ पे विज़िट करेंगे उनके द्वारा की जाएंगी, ठीक है। ये जो टूरिस्ट है उनके लिए वहाँ की जो यात्रा है उसको और भी सेफ़ बनाने के लिए ये जो इनिशिएटिव है वो आंध्र प्रदेश के सीएम के द्वारा लिया गया है। आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है, जो न्यू कैपिटल है वो विशाखापट्टनम है। अदरवाइज़ जो पहले अनाउंस की गई थी वो अमरावती थी। अभी जो न्यू है वो विशाखापट्टनम है, ठीक है। गवर्नर जो है वहाँ के वो एस अब्दुल नज़ीर हैं। इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट है हमारा न्यूज़, पेटीएम पेमेंट्स बैंक बिकम्स फर्स्ट टू लॉन्च यूपीआई लाइट फीचर। पेटीएम पेमेंट बैंक पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने कि लॉन्च किया है यूपीआई लाइट फीचर। अब ये यूपीआई लाइट फीचर क्या है इसके बारे में जान लेते हैं हम। इसको इनेबल किया गया है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। ये किस लिए है, जो कि मल्टीपल टाइम पे हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं, स्मॉल वैल्यू मतलब जो छोटी पेमेंट्स करते हैं, उसका ये फीचर उसको हेल्प करेगा ताकि रियल टाइम पे जो ट्रांजैक्शन है वो सिंगल क्लिक पे ही जल्दी से जल्दी हो सके और रियल टाइम पे ही हो सके, ठीक है। ये इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यूपीआई लाइट is a new payment solution that leverages the trusted NPCI common library application to process low value transactions that have been set up below 200। 200 से कम की जो वैल्यू की ट्रांजेक्शन करते हैं वो जल्दी से जल्दी हो सके, इसे इनेबल करता है यूपीआई लाइट फीचर। पेटीएम पेमेंट्स की अगर हम बात पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो ये एक इंडियन पेमेंट्स बैंक है जिसको फाउंड किया गया था 2015 में। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और ये पार्ट है मोबाइल पेमेंट कंपनी पेटीएम का। इसी साल इसको लाइसेंस मिल गया था पेमेंट्स बैंक का फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इसको लॉन्च कर दिया गया था नवंबर 2017 में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो है, नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसको सिलेक्ट कर लिया गया है 2023 का जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड के लिए। किस लिए? स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप टीम है उसको सिलेक्ट किया गया है 2023 जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड के लिए, ठीक है। तो इस टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं। The James Webb Space Telescope is a space telescope currently conducting infrared astronomy as the largest optical telescope in space। ये स्पेस में सबसे बड़ा जो है ऑप्टिकल टेलीस्कोप है। इसमें हाई रेजोल्यूशन और हाई सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो इससे इक्विप्ड है ये, और ये अलाउ करता है टू व्यू ऑब्जेक्ट्स टू ओल्ड, जो बहुत ही पुराने ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत दूर हैं, फेंट हैं, जो ठीक से नज़र नहीं आते,
फॉर द हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल टेलीस्कोप के लिए ये काम करता है। इसको लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2021 को। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि इसको अवार्ड मिला है 2023 जॉन एल जैक स्वीगर्ट जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़, पीएम मोदी टू वर्चुअली लॉन्च जल जन अभियान इन राजस्थान। पीएम मोदी टू वर्चुअली लॉन्च जल जन अभियान इन राजस्थान सिरोही डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में पीएम मोदी के द्वारा वर्चुअली इनैगोरेट किया गया है जल जन अभियान। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसको 16 फरवरी को इनैगोरेट किया गया था मोदी जी के द्वारा। ठीक है, ये लोकेटेड है आबू रोड, सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। जल जन अभियान कैंपेन का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहेगा? इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है इसका कैंपेन है प्रिजर्व करना 5000 वाटर बॉडीज़ अक्रॉस कंट्री टू बिल्ड न्यू वाटर बॉडीज़ टू टैकल द ग्रोइंग वाटर क्राइसिस। राजस्थान का जो एरिया है वहाँ पे वाटर क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है, आपको पता ही है। तो इस क्राइसिस से निपटने के लिए ये जो अभियान है इसको जो मोदी जी हैं उनके द्वारा शुरू किया गया है राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में। काफ़ी सारे पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम इसमें चलाए जाएंगे 8 महीने के इस गोल को अचीव करने के लिए। और टारगेट इसका रहेगा कि 10 करोड़ जो लोग हैं वो पूरी कंट्री में इस तरह के जो प्रोग्राम है वो उसका हिस्सा बने और इसी तरह के जो प्रोग्राम है वो पूरे देश में चलाए जाएं ताकि वाटर को प्रिजर्व किया जा सके। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है फरवरी के जो करंट अफेयर्स का। ठीक है, एक और पार्ट मैं लेके आऊँगी करंट अफेयर्स का, आज या कल मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।